विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। उसमें आज करना है हमने क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण 1905 से 1915। ठीक है, तो 1905 ही क्यों, मैंने आपको बता दिया था कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है। तो 1905 से 1915 में ग्रेट प्रवासी महात्मा गांधी भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को। तो उसके बीच का काल 1905 बंगाल विभाजन से और गांधी जी जब आते हैं उसके बीच का काल जो है क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण माना जाता है। आतंकवाद शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में इस शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, कांग्रेस के उदारवादियों की संवैधानिक कार्य पद्धति से निराश तथा उग्रवादी आदर्शवाद से प्रेरित अन्य भारतीय युवकों ने क्रांति के मार्ग को चुना। वैसे भी जो युवा होगा, जो गर्म खून होगा, वो कभी भी किस रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते को ज्यादा पसंद नहीं करेगा। किसको पसंद करेगा, मतलब उग्र रास्ते को पसंद करेगा। किसको? उग्र को। भक्ति को पसंद नहीं करेगा। अगर उसे बोला जाए कि युवा को कि बैठो पूजा पाठ करो, तो नहीं करेगा। उसको बोलो चलो भाई बंजी जंपिंग कूद मारो, उसको पसंद करेगा ना। तो ऐसे ही मैंने कहा कांग्रेस के उदारवादियों की संवैधानिक कार्य पद्धति से निराश। संवैधानिक कार्य पद्धति समझ रहे हो, वही पत्र लिखना, अनुनय विनय, है ना, याचना करना, भेजना, पत्र भेजना, फिर बार बार रिमाइंडर भेजना कि जी हमने आपसे ये मांगा था, आपने दिया ही नहीं। तो इससे मैंने कहा निराश होकर, इस पद्धति से निराश होकर तथा उग्रवादी आदर्शवाद से प्रेरित अन्य भारतीय युवकों ने क्रांति का मार्ग चुना। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में, ध्यान रखना मेंस का भी आंसर ऐसे लिखा जाता है आपका। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के दिलों में दहशत फैलाकर उन्हें भारत से भगाने के योजना के तहत आयरिश आतंकवादियों तथा रूसी निहलिस्टों के सिद्धांत पर चलने का निश्चय किया। अब आप देखते हैं एक जगह पर, जब क्रांतिकारी, हमारे जो क्रांतिकारी थे वो हत्याएं करते हैं। किसकी? सबसे जो पॉपुलर हत्या है वो सांडर हत्याकांड है ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और भी करते हैं। इवन हमारे देश की जो बालिकाएं थी, क्रांतिकारी बालिकाएं थी, उस समय पढ़ रही थी, उन्होंने भी हत्याएं की। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हत्या करने वाला जो कंसेप्ट आया, ये कहां से आया? ये आया आयरिश आतंकवादियों से। किससे? इनको भी आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए कायदे से, इनको भी क्रांतिकारी बोलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने लिखा इतिहास तो वो आतंकवादी लिख रहे हैं। हम क्यों बोले इन्हें आतंकवादी? भाई यूके आपने पढ़ा होगा ना कि किस किस से मिलकर बना है यूके आपका? किसको मिलाकर बोलते हैं यूके? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसका मतलब आयरलैंड एक देश था, उसके एक भाग पर कब्जा किया किसने? इंग्लैंड वालों ने। दोनों क्या थे? वाइट थे। दोनों क्या थे? आयरलैंड के लोगों ने हत्याएं करनी शुरू की। किनकी? इंग्लैंड वालों की, अंग्रेजों की। मतलब दोनों दिखने में एक समान थे, लेकिन दोनों अलग अलग क्या थे? नहीं होता, प्रजातियां जो होती हैं वो अलग मानते थे। तो वो जब आयरलैंड के नॉर्दर्न पार्ट पर अधिकार कर लिया किसने? ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने क्या किया? उनके अधिकारियों की हत्या कर दी, उनके अंदर दिलों में दहशत फैलाई। हमारे क्रांतिकारी वहीं से क्या हुए? प्रेरित हुए, रूसी निहलिस्टों से प्रेरित हुए। रूस में भी ऐसा ही हुआ था, उनको निहलिस्ट कहा जाता था। रूसी निहलिस्टों से के सिद्धांत पर चलने का निश्चय किया। ये क्वेश्चन बना, यूपीएससी ने बनाया कि हमारे क्रांतिकारियों ने प्रेरणा कहां से ली? आंसर आयरलैंड के क्रांतिकारियों से ली। किससे? भले किताबों में आपसे लिखा हुआ कि आयरिश आतंकवादियों से, आप बोल सकते हैं आयरलैंड के क्रांतिकारियों से, क्योंकि अपने देश की आज़ादी के लिए जो क्या करता है? संघर्ष करता है, उसको उस देश का क्रांतिकारी कहा जाता है। दूसरा देश हो सकता है उसको आतंकवादी कहे। समझ में आ गया? ठीक है। इस समय क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख केंद्र कहां थे? बंगाल। अरे भाई, सबसे बुद्धिजीवियों का राज्य जो था वो बंगाल था, है ना। बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, में सक्रिय क्रांतिकारियों ने तिलक के द्वारा दिए गए नारे अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा, यूपी का क्वेश्चन है, अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा, ये नारा किसने दिया था? आंसर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसको आदर्श बनाया उन क्रांतिकारियों ने। क्या किया?
तिलक के इस नारे को आदर्श बनाया। अब युयुत्सा क्या होता है? युद्ध की इच्छा। अनुनय विनय नहीं, अब आग्रह नहीं करना है, अब क्या करना है? युद्ध करना है ना? ठीक है, क्या है वो? बोले राम सकोप तब भय बिन, मतलब वो करते हैं ना, भगवान राम आग्रह करते हैं, किससे आग्रह करते हैं? समुद्र से, है ना? समुद्र से आग्रह करते हैं, समुद्र रास्ता ही नहीं देता। फिर बाण उठाते हैं अपना, एक ब्रह्मास्त्र, बोलते हैं सुखाना पड़ेगा इसको, तब आता है समुद्र बाहर, ऐसा बताया जाता है ना? तो वहां पर क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? विनय ना मानत जड़ जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीति, है ना? चलो, क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों में 2 भिन्न विचारधाराओं के लोग सक्रिय थे। एक वर्ग का मानना था कि ब्रिटिश सरकार से सशस्त्र संघर्ष के लिए भारतीय सेना और यदि संभव हो तो अंग्रेज विरोधी विदेशी ताकतों से मदद ली जाए। क्या ली जाए? विदेशी ताकतों से मदद ली जाए। दूसरी विचारधारा के लोग हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध अंग्रेज अफसरों और पुलिस वालों को सूचना देने वालों की हत्या तक सीमित रहना चाहते थे। किसी ने तो कहा दूसरे देश विदेशी ताकतों की मदद ली जाए, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है। क्या? विदेशी ताकतों की मदद लेना हमेशा उसका गलत क्या होता है? परिणाम निकलता है, क्योंकि कोई भी ताकत आपकी मदद जब कर रही होती तो उसका भी स्वार्थ छिपा होता है। क्या छिपा होता है? स्वार्थ छिपा होता है। ठीक है, ये वाली विचारधारा जो थी ये ज्यादा चर्चाओं में रही। कौन? अंग्रेज अफसरों और पुलिस वालों को सूचना देने वालों की हत्या तक सीमित रहना चाहते थे। क्रांतिकारियों को आयरलैंड, फ्रांसीसी क्रांति, इटली के पुनर्जागरण आंदोलन, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और सोवियत संघ की समाजवादी क्रांति से प्रेरणा मिली थी। ये सारे क्रांतिकारी जो पढ़ते थे ना उस समय, यही किताबें पढ़ते थे। कौन सी? आयरलैंड में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ते थे। आयरिश जो क्रांति थी उसके बारे में पढ़ते थे। फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते थे। इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के बारे में पढ़ते थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते थे और सोवियत संघ की समाजवादी क्रांति को पढ़कर प्रेरणा लेते थे। समझ में आया? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र से मानी जाती है। कहाँ हुई क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ? महाराष्ट्र। क्या हुआ बताओ? क्या हुआ था? रैंड की हत्या, प्लेग कमिश्नर। महाराष्ट्र में, अभी बता रहा हूं मैं, चलो महाराष्ट्र करते हैं शुरू। 1918 ईस्वी में पेश की गई विद्रोही समिति की रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पुणे जिले के चितपावन ब्राह्मणों को भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। आतंकवाद लिख रहा है, फिर क्रांतिकारी गतिविधियां लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? आतंकवाद से ऐसा लिख रहा है जैसे वो चितपावन ब्राह्मण आतंकवाद थे, भाई देश के लिए कर रहे थे, तो आप उनको क्या बोलेंगे? क्रांतिकारी बोलेंगे। तो 1918 ईस्वी में पेश की गई विद्रोही समिति की रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पुणे जिले के, कहाँ के? पुणे जिले के चितपावन ब्राह्मणों को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू करने का श्रेय दिया गया। 1893 में गणपति महोत्सव और 1896 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत तिलक द्वारा की गई। बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमर्स की हत्या करके भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों की नींव डाली। देखो ना, सने सने आतंकवादी, देखो क्रांतिकारी के बगल में आतंकवादी लिखकर आपको क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे भ्रमित किया जा रहा है, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ आतंकवादी थे। वो आतंकवादी नहीं थे भाई, क्रांतिकारी थे। ठीक है। कालांतर में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? तो आपने 2 नाम याद रखने भाई, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, और इन्हें क्रांतिकारी ही मानना है। क्या मानना है? 22 जून 1897 पुणे में प्लेग फैल रखा था, गिल्टीदार प्लेग था। ठीक है, घरों में जाकर क्या कर रहे थे अंग्रेज? क्या कर रहे थे? चेकिंग कर रहे थे। ये पसंद नहीं आया किनको? चापेकर बंधुओं को, कि कोई ठीक है प्लेग हो रखा है, आप इलाज करो, लेकिन घर के अंदर घुसना, मतलब खासकर जहाँ अंदर महिलाएं रहती हों, बच्चे रहते हो, वहाँ उससे क्रुद्ध हो गए वो, और उन्होंने क्या कर दिया? प्लेग कमिश्नर रैंड की
और एमएस की क्या कर दी, हत्या कर दी। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे, वे हिंदू धर्म संरक्षणी सभा बनाई, उन्होंने हिंदू धर्म संरक्षणी सभा बनाई थी। महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा से स्थापित की गई थी। 1897 में तिलक ने केसरी में लिखा था कि श्री कृष्ण का गीता में यह उपदेश है कि अपने गुरुजनों तथा बंधुओं की भी हत्या कर दो। यदि कोई व्यक्ति कर्म फल की इच्छा को बिना अथवा कर्म में लिप्त ना होकर कर्म करता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता है। गुरुओं की भी हत्या करनी है, किसकी? अब ये नहीं कि नीचे है ना, क्लास के बाद पता चला केसरी में लिखा, पहले समझ लेना तिलक क्या बोलना चाह रहे हैं। भाई गुरु द्रोणाचार्य थे ना, लेकिन किसकी तरफ से लड़ रहे थे? कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। हत्या तो करनी पड़ेगी, है ना। और कर कोई सकता नहीं था, उनको हरा सकता नहीं था कोई, वो तो फिर युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा। युद्ध में स्थिर जो व्यक्ति था, क्या बोला उसने? अश्वत्थामा हतोहता, है ना। तब जाके गुरुजी ने छोड़ दिया पुत्र वियोग में, वरना गुरुजी को हराते क्या। चलो, तो केसरी में लिखा कि श्री कृष्ण का गीता में उपदेश है कि अपने गुरुजनों और बंधु बांधवों की भी हत्या कर दो। यदि कोई व्यक्ति कर्म फल की इच्छा के बिना अथवा कर्म में लिप्त ना होकर कर्म करता है तो उसे दोष नहीं लगता है ना। ये दरअसल भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, जो सबसे मेहनती आदमी होता है, वही सबसे पहले वही क्या होता है, डिमोरलाइज होता है। ये पता है आपको? ये आपने महाभारत के युद्ध में देखा, जिसके दम पर महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, सबसे पहले धनुष किसने रखा? सबसे पहले थर थर कौन कांपने लगा? भाई जो पढ़ के जाएगा ही नहीं, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। जो पढ़ के नहीं जाएगा उसे कोई डर नहीं है, लेकिन जो ज्यादा पढ़ के जाएगा उसको क्या होगा? एंग्जाइटी भी होगी, एग्जामिनेशन प्रेशर फोबिया भी होगा, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाए, थोड़ी देर के लिए हो सकता है ब्लैंक भी हो जाए, थोड़ा काला आ जाए उसकी आंखों के आगे। तो अब वह महाभारत में तो भगवान कृष्ण थे, वहां पर कोई नहीं होगा, वहां पर आप ही अर्जुन हो, आप ही कृष्ण हो। खुद को बनाना पड़ेगा, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, परिणामों के दो ही नाम तो होते हैं, या तो फेल या पास, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, पूरे एफर्ट लगाएंगे। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। समझ में आया? ठीक है, तो कहां तक? महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से प्रथम स्थान विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज का था। किसका भाई? सारे क्वेश्चन बने हुए, प्री के क्वेश्चन है ये। अभिनव भारत समाज कौन? विनायक दामोदर सावरकर, 1904। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। आज आपके लिए बड़ा नॉर्मल सा क्या है, लाइन है कि मित्र मेला, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने जब शुरू में पीसीएस दिए उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में थे भाई, अब उत्तराखंड में तो बाद में आए हम 2000 के बाद, है ना। अब 2000 के बाद आए, तो उससे पहले जब देते थे तो वहां पर ये क्वेश्चन बने हुए थे कि अभिनव भारत समाज का पुराना नाम क्या था? मित्र मेला। आपने तो बड़े हल्के में लिया, तो मेरे बताने में और आपके सुनने में दोनों में क्या है अंतर? और ये क्वेश्चन दोबारा बनेगा कहीं ना कहीं पर कि क्या नाम था अभिनव भारत समाज का पुराना नाम? आंसर मित्र मेला। 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो इसका मेरे से इस पॉइंट का जुड़ाव है हम लोगों से, आपसे नहीं है अभी। आपका जुड़ाव कब होगा? जब पेपर में आएगा। अगर अभी याद कर लिया तब तो ठीक है। क्या बोला मैंने? किसका नाम था? किसने की थी अभिनव भारत समाज की स्थापना? ठीक है, पुराना नाम क्या था? हाँ, तो मैंने कहा इसका जुड़ाव है। आपका जुड़ाव तब होगा जब पेपर में आएगा। अगर याद कर लिया तो 1 नंबर देगा, 1 नंबर देगा, नहीं होगा तो आपको पश्चाताप देगा कि मैं काश सुन लेते गुरुजी की बात। चलो, अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य भारत के कई इलाकों में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य कौन थे भाई? अनंत लक्ष्मण करकरे। अनंत लक्ष्मण करकरे, करकरे कास्ट होती है। अभी आपने सुना होगा, एक बड़े पुलिस अधिकारी थे जो शहीद हुए थे, हेमंत करकरे, काफी टाइम हो गया, ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। किसने? तो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम बताना, क्रांतिकारी का नाम बताना आपने। अनंत लक्ष्मण करकरे। ठीक है,
इस हत्याकांड से जुड़े लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस चला। तो मैंने आपको एक दिन बताया भी होगा पहले क्लास में कि मेरठ षड्यंत्र केस के अंदर क्या हुआ, लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर क्या हुआ, कानपुर षड्यंत्र केस के अंदर क्या हुआ, नासिक षड्यंत्र केस के अंदर क्या हुआ, और खाली क्या हुआ नहीं, उनसे संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, क्या उनसे संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है प्री में, ठीक है। तो जहां जहां पर हम षड्यंत्र केस पढ़ रहे हैं कि नासिक षड्यंत्र केस, तो आपने बोलना है कि अनंत लक्ष्मण करकरे नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसमें सावरकर के भाई गणेश सावरकर भी शामिल थे। इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। किनको? सावरकर बंधुओं को, ठीक है। अब आते हैं बंगाल में। महाराष्ट्र की तो घटनाएं पढ़ ली हमने। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का आरंभ बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के बाद माना जाता है, लेकिन इस घटना से पूर्व ही वहां कुछ क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आ चुके थे। 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन, अब ये क्वेश्चन बना है यहाँ से कि बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? आंसर अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर जिला था, मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा तथा कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी तथा बारिंद्र नाथ घोष द्वारा की गई थी। दो अलग अलग जगहों पर बनी थी। एक बनी थी अनुशीलन समिति कहाँ पर? मिदनापुर में। मिदनापुर वाली जो अनुशीलन समिति थी उसको किसने बनाया? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने बनाया। बसु बोस एक ही होते हैं, ठीक है। और जो कलकत्ता में अनुशीलन समिति थी उसको जतेंद्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र नाथ घोष ने बनाया। इतना समझ में आ गया। अनुशीलन समिति के अलावा बंगाल में सहृदय समिति, माइमेन सिंह जिला पड़ता है, माइमेन सिंह, वहां पर सुहृदय समिति, साधना समिति, स्वदेश बांधव समिति, बारिसाल की स्वदेश बांधव समिति बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना है। ब्रति समिति फरीदपुर में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करती थी। इतना समझ में आ गया। बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल में प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रमुख थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या। समाचार पत्रों का भी योगदान होता है क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में। तो मैंने कहा किसका? एक थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय, उनका समाचार पत्र था क्या? संध्या। दूसरे अरविंदो घोष, वंदे मातरम, अरविंदो घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम। भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा संपादित युगांतर। तो ये तीन अखबार आपने इंपॉर्टेंट क्या करने हैं यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से? ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या, अरविंदो घोष का वंदे मातरम और भूपेंद्र नाथ दत्त का युगांतर। बारिसाल में पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युगांतर में कहा कि अंग्रेज सरकार के दमन को रोकने के लिए भारत के 30 करोड़ जनता, 30 करोड़ थे भाई उस समय, हम कितने थे? 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाए, ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए। अंग्रेज थे कितने? कुछ लाख थे, 2, 2.5, 1, 1.5 लाख, 2 लाख। उन लोगों ने हम पर शासन किया। हम कितने थे? 30 करोड़ थे। कितने? 30 करोड़ थे। तो बारिसाल में जो लाठीचार्ज हुआ उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युगांतर, किसका? भूपेंद्र नाथ दत्त के युगांतर में लिखा कि अंग्रेज सरकार के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ क्या करे? हाथ उठाए और ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए। लेकिन वही है, बंदूकों के सामने क्या नतमस्तक। चलो, युगांतर अखबार के नाम पर युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन का भी बंगाल में अस्तित्व था। युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन का भी बारिंद्र घोष के नेतृत्व में युगांतर समूह ने सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजाया और बताया कि क्रांति किस प्रकार प्रभावकारी होगी। मैंने कहा युगांतर एक अखबार भी था, युगांतर एक क्या था? क्रांतिकारी संगठन भी था। युगांतर क्रांतिकारी संगठन में बारिंद्र घोष, कौन? बंगाल के क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में हेमचंद्र कानूनगो का नाम आता है। किसका नाम भाई? ये पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके 1908 में भारत आए और कलकत्ता में मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला इन्होंने। क्या खोला? मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना। किसने? हेमचंद्र कानूनगो ने, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आया, फिलॉसफी ऑफ बम, बम का दर्शन किसने लिखी? किताबें लिखी क्रांतिकारियों ने। भगवती चरण वोहरा ने लिखी। किसने लिखी? भगवती चरण वोहरा। उस किताबों को पढ़ के लोगों ने बम बनाए। क्या बनाए? क्या बनाए भाई? बम।
ये आईएएस का क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ बम। अच्छा, इंग्लिश में पूछा उसने फिलॉसफी ऑफ बम, और हिंदी में पूछा बम का दर्शन। क्या बोला? बम का दर्शन किसने लिखी? दोनों एक ही हैं, आंसर भगवती चरण वोरा। और मैं कह रहा हूं कि हेमचंद्र कानून को कहां से आए भाई? पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया, और कलकत्ता में मणिक तल्ला में क्या किया? बम बनाने का कारखाना खोला। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी। किसकी? अरे भैया, मजिस्ट्रेट की हत्या करना सोच सकते हो उस जमाने में? किसने की? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। कब? 30 अप्रैल 1908 को। कहां पर? बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मणिक तल्ला पर छापा मारा, वहां से 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बारिंद्र घोष, अरविंदो घोष भी शामिल थे। कौन? अरविंदो घोष भी शामिल थे। बारिंद्र को आजीवन कारावास और अरविंद को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। ठीक है। बंगाल में एक और क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ मुखर्जी, बाघा जतिन, बाघ से तुलना की जाती है इनकी, शेर बाघ है ना, बाघा जतिन, जतिन नाथ मुखर्जी के नाम से जाना जाता। 9 सितंबर 1915 ईस्वी को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे गए। कहां पर? बालासोर। अब तो उड़ीसा में पड़ता है बालासोर, उड़ीसा, लेकिन मैंने कहा पहले उड़ीसा वगैरह सब बंगाल में था ये। ठीक है। बंगाल के एक अन्य महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस थे। मैंने कहा था आपको 1911 में 2 घोषणाएं हुई। एक, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा, कहा गया कि दिल्ली से राजधानी जो है ब्रिटिश साम्राज्य की, वो कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। अगले साल 1912 में राजधानी कहाँ लाए? दिल्ली लाए। कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है। तो रास बिहारी बोस ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि लॉर्ड हार्डिंग पर हम बम फेंकेंगे। किस पर? लॉर्ड हार्डिंग पर हम बम फेंकेंगे जब राजधानी परिवर्तन हो रहा होगा, अपनी बग्गी में जा रहा होगा। कौन? राष्ट्रपति के पास देखिए आपने एक बग्गी देखी होगी जिसको घोड़े खींचते हैं, उन बग्गियों में चलते थे वाइसरॉय, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, अलग अलग चलती थी बग्गियां। वो आज भी हमारे राष्ट्रपति के पास होती हैं वो बग्गियां। तो वैसी बग्गी में जाना था। लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना किसने बनाई? रास बिहारी बोस ने बनाई। 22 दिसंबर 1912, क्योंकि राजधानी परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है। गिरफ्तारी से बचने के लिए रास बिहारी बोस जापान चले गए। अब ये सीधे वहां दिखेंगे भाई, जब सुभाष चंद्र बोस को कहेंगे, एक बोस दूसरे बोस को कमान देगा। रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस को कहेंगे आजाद हिंद फौज की कमान संभालो। ये तो चले गए जापान, कुछ फंस गए यहाँ पर। कौन थे वो? ये यूपीएससी का, सॉरी उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन रहा है कि जो ये वाली योजना थी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की, इसमें कौन कौन थे? तो अवध बिहारी थे। कौन? मेन रास बिहारी बोस थे, वो जापान चले गए बाद में भागकर। लेकिन जो यहाँ फंसे, पकड़े गए, जिनको फांसी हुई, अवध बिहारी, अमीर चंद, लाला मुकुंदर, बसंत कुमार। कौन? और इन पर चला भाई दिल्ली षड्यंत्र केस। कितने षड्यंत्र केस बता दिए मैंने? बताओ भाई। लाहौर षड्यंत्र केस बताया मैंने, नासिक षड्यंत्र केस बताया मैंने, दिल्ली षड्यंत्र केस ये हो गया है ना, कानपुर षड्यंत्र केस है एक, और कहाँ है? मेरठ षड्यंत्र केस है। तो इनको आपने क्रम से पढ़कर इसमें कम से कम 50 शब्दों में लिखना आना चाहिए आपको। कितने? ठीक है। तो अवध बिहारी, अमीर चंद, लाला मुकुंद, बसंत कुमार, दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। ढाका में अनुशीलन समिति की सर्वाधिक शाखाएं थी। बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी की गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने 1900 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लेकर आतंकवाद को कुचलने का प्रयास किया। क्या किया भाई? बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी की गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने 1900 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 1908 में समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लेकर आतंकवाद को कुचलने का प्रयास किया। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए कुछ क्रांतिकारी भूमिगत होकर कार्य करने लगे, तो कुछ ने विदेशी धरती से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन का निर्णय लिया।
अरविंदो घोष कालांतर में आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी हो गए और पुदुचेरी में अपना आश्रम स्थापित कर दिया। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, जिन्होंने सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर संबोधित किया था, रामकृष्ण मठ के स्वामी बन गए। क्या बन गए? रामकृष्ण मठ के स्वामी बन गए, है ना। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने ही सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। तो जब पूछेगा आपसे गुरुदेव कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। जब पूछेगा गुरुजी कौन? तब MS गोलवलकर। गुरुजी कौन? दोनों क्वेश्चन बने। अब आते हैं भाई हम पंजाब में, क्योंकि मैंने कहा पहले महाराष्ट्र बताया मैंने, फिर मैंने क्या बताया? बंगाल बताया। अब पंजाब के क्रांतिकारी कौन थे? पंजाब के क्रांतिकारी तो पता ही है आपको, है ना, फिर भी बता देता हूं कि पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय बार बार पड़ने वाले अकाल और भू राजस्व तथा सिंचाई करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ। यहां पर क्यों? किसानों का देश, किसानों का राज्य था भाई। क्या? बार बार पड़ने वाले अकाल और भू राजस्व तथा सिंचाई करों में वृद्धि, लैंड रेवेन्यू में बार बार वृद्धि की जा रही थी, सिंचाई करों में इरिगेशन टैक्स बार बार बढ़ाया जा रहा था, इसलिए क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय हुआ। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आतंकवाद को जन्म दिया। किसने? अब बोलेंगे आप अजीत सिंह कौन? भगत सिंह के चाचा। किसके? अंजुमान मुहिब्बान वतन। कौन? अजीत सिंह। भगत सिंह के अंदर पहले से ही क्रांतिकारी क्या था? खून था, है ना। ऐसे थोड़ा बचपन में पिस्तौल बो रहा था। भगत सिंह को बोला भी क्या कर रहा है? उसने कहा बंदूकें बो रहा हूँ, बाद में क्या होगा? पेड़ पे लगेंगी बंदूकें खूब सारी। बंदूक रही होगी घर में तभी तो बोई। आपने बोई? कलम बोई है आपने? कलम, पेन, कि खूब सारे पेन लगेंगे, मेंस में खूब लिखूंगा मैं, ऐसी भावना आई आपके अंदर? नहीं आई। चलो, तो पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आतंकवाद को जन्म दिया। अमेरिका में गदर पार्टी, ये बार बार क्वेश्चन बनता है भाई, अभी बाद में पढ़ेंगे हम, विदेशी धरती से। गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, है ना, ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने कहा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। सूफी अंबा प्रसाद, अजीत सिंह देश छोड़कर अफगानिस्तान चले गए। अजीत सिंह कौन? भगत सिंह के चाचा हैं। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमान मुहिब्बान वतन, अंजुमान मुहिब्बान वतन नामक एक संस्था की स्थापना की तथा भारत माता नाम से अखबार निकाला। किस नाम से? भारत माता नाम से अखबार निकाला। ठीक है। इसके बाद मैं अगले उसमें बताऊंगा आपको कि भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी थी। ठीक, अगले लेक्चर।